हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज डिस्कस करने वाले हैं रीज़न आइज के करंट अफेयर्स जो कि हमारे नवंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इन्वायरमेंट की पोर्शन देख रहे थे जिसमें कि हम लोग यहाँ पे डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट 2022 रिपोर्ट जो पब्लिश की गई है उसे हम लोग ने डिस्कस किया। अब स्टार्ट करते हैं ग्लेशियर एंड क्लाइमेट चेंज के साथ। देन यहाँ पे देखेंगे नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। तो ये ग्लेशियर एंड क्लाइमेट चेंज जो ये टॉपिक है ये अपने आप में बहुत लेंदी है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ध्यान से इसे सुनिएगा, आपको बहुत सारे कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले आर्टिकल के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट भी आई थिंक कि आप लोग ने देख लिया होगा, क्योंकि इससे भी आपको बहुत सारे डायरेक्टली डेटाज देखने को मिले होंगे जो कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स है या फिर कुछ ऐसी भी यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग अपने मेंस राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, वन इन्फॉर्मेशन फॉर यू, वीज़न आइज के टेस्ट सीरीज 19 फेब से स्टार्ट होने वाली है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन वीज़न आइज टेस्ट सीरीज और अपने प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स 2023, तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप लोग को बस डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मेल करना होगा rishika.ch77@gmail.com में। फिर फर्दर जो भी आपकी क्वेरीज है वो यहीं पे फुलफिल कर दी जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट, ग्लेशियर्स एंड क्लाइमेट चेंज। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट के द्वारा थर्ड ऑफ द ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 2050 तक ये डिसअपेयर हो जाएंगे, ये दिखेगा भी नहीं। वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स रिपोर्ट की बात करें जो कि जॉइंटली रिलीज़ की जाती है यूनेस्को एंड IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। सो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आगे आने वाले 20 साल में हम लोग बहुत ज़्यादा जो ग्लेशियर है, थर्ड ऑफ द ग्लेशियर्स जो है वो यहाँ पे पिघलने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज इस तरीके से अपना एक प्रकोप दिखा रहा है। तो साथ ही साथ ये जो वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके द्वारा, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। फाइंडिंग में पता चल रहा है कि ग्लेशियर्स जो है ये देखा जा रहा है कि 50 साइट्स में है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, और 18,600 यहाँ पे ग्लेशियर्स है जो कि आइडेंटिफाई किया गया है इन सारे साइट्स में। और ऑलमोस्ट ये बताया गया है कि 10% जो है वो अर्थ के ग्लेशियर्ड एरिया है, ठीक है, ये पूरी रिप्रेजेंट करते हैं। और रीट्रीटिंग अगर हम लोग देखें तो ये 2000 से ही यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इतना तेज़ी से बढ़ते जा रहा है जिसके कारण हम लोग ये आज के डेट में जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ग्लेशियर हमारे यहाँ से गायब हो रहे हैं, बहुत सारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, तो ये रीज़न है। और ग्लोबल वार्मिंग भी आप देखो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको यहाँ पे लिमिट किया गया है। साथ ही ग्लेशियर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज जो है उसको सेव किया जा सकता है, ऐसा अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहने दे तो। अब देखिए ग्लेशियर के लिए हम लोग इतनी ज़्यादा चिंतित क्यों हैं, क्यों इतना ज़्यादा हम लोग वॉरिड है? जस्ट बिकॉज क्योंकि की स्टोन ऑफ लाइफ है। जो जाइंट फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर्स है ये प्लैनेट के लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसको ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं, इवन फॉर द कम्युनिटीज़ जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, या फिर ये लोग जो है बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि ग्लेशियर में रहते हैं। इट दिस इंक्लूड इकोसिस्टम सर्विस, जैसे कि सेडिमेंट सिंक हो गया, हैबिटाट्स हो गए, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि की स्टोन ऑफ लाइफ है। की स्टोन कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी की लाइफ ग्लेशियर पे टिकी है। रिसोर्सेज है ग्लेशियर इकोसिस्टम, यू नो वेरी वेल कि वाइटल रिसोर्सेज है बहुत सारे प्रोपोर्शन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए। ये इसमें क्या है कि फ्रेश वाटर मिलता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हाइड्रो पावर, और साथ ही साथ क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए ग्लेशियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम की बात करें तो ये एक ग्लोबल थर्मोस्टैट सर्व करते हैं जिसमें कि ओशन सर्कुलेशन रेगुलेट होता है, और इनके जो वाइट आइस कवर है ये पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर को कूल रखता है। और अल्बीडो इफेक्ट भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है, जितनी यहाँ पे अल्बीडो इफेक्ट यहाँ पे सबसे बेटर है, क्योंकि जितनी सनरेज यहाँ पे आती है उससे ज़्यादा जो है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। कल्चर इंपॉर्टेंस भी है। ग्लेशियर्स आप जानते हो बहुत ह्यूज कल्चर एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यहाँ पे देखने को मिलता है बहुत सारे लोकल कम्युनिटीज़ के। फॉर एग्जांपल गंगोत्री ग्लेशियर जो कि यहाँ पे उत्तराखंड में सिचुएटेड है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द पिलग्रिमेज साइट भी है। सेंटिनल्स है क्लाइमेट चेंज का, ये अर्ली इंडिकेटर्स है क्लाइमेट चेंज के। सबसे पहले जो हम लोग क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव देखते हैं ये हमें यहाँ पे ग्लेशियर से ही देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, और ये कैसे, तो रिक्रिएशनल और टूरिज्म जो कि इनसे एसोसिएटेड है।
क्लाइमेट चेंज इज मेल्टिंग ग्लेशियर, वो भी हर एक रीजन में। एवरेज अगर ग्लोबल टेम्परेचर देखें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1.4 डिग्री सेल्सियस से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक ये इंक्रीज़ होगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसकी इम्पैक्ट देख लें कि किस तरीके से ग्लेशियर जो पिघलते जा रहा है तो इसका आगे आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होगा। अभी हमने इंपॉर्टेंस में देखा कि ये की स्टोन ऑफ लाइफ है। इट मीन्स कि अगर ग्लेशियर मेल्ट हो जाती है तो बहुत सारी लाइफ है ऐसी जो कि लॉस हो जाएगी। तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोगों का रहने का जगह होता है ग्लेशियर, तो हैबिटाट लॉस हो सकता है। फाइन, जैसे फॉर एग्जांपल टाइनी आइस वॉर्म कहा जा रहा है। कंटामिनेंट्स देखने को मिलेगा, जैसे पॉप से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि हमारा पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एयर में, वो भी इन सारे सोर्सेज से। तो इससे क्या होगा, कंटामिनेंट होगा, एयर पॉल्यूशन होंगे और तरह तरह के पॉल्यूशन निकल कर आएंगे। जैसे कैनेडियन लेक में क्या हुआ था कि ग्लेशियर मेल्ट वाटर जो है ये सोर्स था 50 to 97% बहुत सारे खतरनाक जो जहरीले यहाँ पे हवा और गैस होती है उनका। वाटर स्टोरेज भी है, 70% जो वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर में ही फ्रोज़न है। तो आप कह सकते हो कि जो फ्रेश वाटर हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए करते हैं वो हमें ग्लेशियर से ही मिलता है। फ्लडिंग लाइक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ग्लेशियर मेल्ट होते जाएगा उस तरीके से ओशन में, सीज़ में वाटर लेवल वो बढ़ते जाएगा। वो जिस तरीके से वो इंक्रीज़ होगा वाटर लेवल, उस तरीके से हम लोग फ्लड लाइक सिचुएशन देखेंगे। रिसेंट जैसे ही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हमें हिमालयन रीजन में देखने को मिला था, तो सेम थिंग यहाँ सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज जो है ये कोस्टल रीजन को अफेक्ट करेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि सी लेवल राइज होगा तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो कि सबमर्ज्ड हो रहे हैं, अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कोरल रीफ्स, तो ये आप देखो कि इसको एनर्जी चाहिए होता है सन से, जब सी लेवल राइज होगा तो कैसे मिलेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पे भी आप देखो वाइब्रेंट फिशरीज ये भी अफेक्टेड होंगे एज ए वार्मर वाटर चेंजेस से। साथ ही ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगा वैसे वैसे जो ओशन की पैचेस है वो डार्कर होती जाएगी। और यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है, पहले जो कूल रहता था पोल्स वगैरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो भी कहीं ना कहीं चेंज होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल में आप देखते हो ग्लेशियर होते तो वो रीजन काफ़ी ठंडा होता है, तो मे भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये तो हम लोग इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं और आज के डेट में हम लोग देख भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं कि हाँ इम्पैक्ट हमें दिखने लगा है। बट इंडिया के द्वारा क्या स्टेप्स लिया गया है जिससे कि हम लोग ग्लेशियर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। हम लोग यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम लेकर आए, डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन किए हैं न्यू मेथड का, जिससे कि हम लोग हिमालय इकोसिस्टम की हेल्थ को एक्सेस कर सके। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है जिनके द्वारा ग्लेशियर रिसर्च में इंगेज किया गया है उन्हें, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ग्लेशियर से वेस्टर्न हिमालय में। ओके, तो इनके द्वारा मेंटेन किया गया परमानेंट स्टेशन जो कि हम लोग अंटार्कटिक में देखते हैं, मैत्री भारती, और रिसर्च बेस हमारा आर्कटिक में भी है। आर्कटिक में क्या है, हिमाद्री। ओके, तो ये जो हमारा यहाँ पे रिसर्च बेस है अंटार्कटिक में 2 है, मैत्री एंड भारती। आर्कटिक में 1 है, हिमाद्री, इसे याद रखना है। स्टेट ऑफ द आर्ट फील्ड रिसर्च स्टेशन हमारा हिमांश है, जिसे चंद्र बेसिन यानी हिमाचल प्रदेश में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसमें क्या होगा कि फील्ड एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपेडिशंस किया जाएगा यहाँ पे ग्लेशियर्स का। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी यहाँ पे बहुत सारे स्टडीज़ कंडक्ट करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहा है तो कैसे ये जो है रन ऑफ देखने को मिलेगा कि पानी जो मेल्ट होकर यहाँ पे रिवर ओशन में जाएगा, सीज़ में जाएगा, तो फिर ये कैसे जो है इसका क्या स्वरूप होगा, ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सो ये सारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स दिए गए। अब वे फॉरवर्ड में देखते हैं मॉनिटरिंग नेटवर्क, जो नेटवर्क मॉनिटरिंग किया जाता है उसको इम्प्रूव करना होगा। ग्लेशियर मॉनिटरिंग जो है बहुत तरीके से आप देखो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे डिफरेंट डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साथ ही इफेक्टिव जो रिस्पांस मेजर्स है उसे भी डेवलप करने की ज़रूरत है। मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजीज़ में क्या होगा कि सबसे पहले हमें इसे इंप्रूव करना होगा, डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह यहाँ पे देखना होगा, जैसे इन सीटू मेजरमेंट कैसे करना है, सैटेलाइट डेटा कैसे यहाँ पे चेक करना है, मॉडलिंग वगैरह कैसे करना है। मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजीज़ अगर देखें तो इसे भी सबसे ज़्यादा आपका इंक्लूसिव होगा और होना होगा, और प्रोएक्टिवली यहाँ पे हमारे जो देश के लोग हैं उनको यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा और लोकल कम्युनिटीज़ को यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा जो कि ग्लेशियर के चारों ओर रहते हैं। साथ ही इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर जो है सिर्फ कोई एक मिनिस्ट्री है उन्हीं के तहत आता है। हम सब की यहाँ पे कर्तव्य है, हम सब की ड्यूटीज़ है कि हम लोग ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारी ग्लेशियर मेल्ट हो रही है। तो हम लोग सबको पता है कि जो इंपॉर्टेंस है ग्लेशियर का वो वाटर सिक्योरिटी के लिए है, तो इसलिए अप्रोचेज़ और स्ट्रैटेजीज़ इसी तरीके से लेना चाहिए जिससे कि हम लोग ग्लेशियर को मेल्ट होने से बचा सके। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अवेयरनेस यहाँ पे फैलाना होगा कि ग्लेशियर आज की डेट में मेल्ट हो रही है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इतनी गर्मी पड़ रही है तो ग्लेशियर पिघल भी रही है।
तो ये सबसे ज़्यादा बताना ज़रूरी है कि हम लोग को अपने जो डे टू डे लाइफ है उसमें जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं उसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं ग्लोबल इमिशन हो रहा है, ठीक है, हमारे द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन किसी भी तरीके से इमिशन किया जा रहा है, तो उसको हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट और कम्युनिटीज़ की ज़रूरत है, जैसे लोकल कम्युनिटीज़ हो गए, सिविल सोसाइटी है, प्राइवेट सेक्टर्स है, गवर्नमेंट है, तो इन सबको यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो भी हैज़ार्ड आने वाला है उसको प्रिपेयर कर सकें हम लोग। अर्ली वार्निंग सिस्टम इज़ वेरी नेसेसरी, एक मेजर एलिमेंट है ये इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का, कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये एक एसेंशियल टूल होगा जिससे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिस्क को यहाँ पे मिटिगेट कर सके, और इससे क्या है कि लॉस ऑफ लाइफ को, यानी जितने यहाँ पे जीव जंतु रह रहे हैं उनको हम लोग प्रिवेंट कर सके, और इकोनॉमिक और जो सोसाइटल इम्पैक्ट है उसको भी हम लोग रिड्यूस कर सके। सो ये रही पूरी वे फॉरवर्ड। अब देखिए स्टेप्स क्या ग्लोबली लिया गया है जिससे कि हम लोग ग्लेशियर को प्रिवेंट कर सके। सबसे पहले अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम लाया गया, इससे ये इंश्योर किया गया है कि सारे मैनकाइंड जो कि अंटार्कटिक में है वो अपना यहाँ पे एक्सक्लूसिवली काम करे, जिससे कि पीसफुल पर्पस यहाँ पे ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करना है वो चीज़ें पूरी हो सके। यूनेस्को के द्वारा एक्शन लिया गया है टू प्रोटेक्ट ग्लेशियर। यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे इनिशिएटिव जैसे कि वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विसेज है, इनको यहाँ पे मॉनिटर भी किया जा रहा है। ओके, और साथ ही साथ हम लोग हिंदू जो कुछ हिमालय रीजन है इसे भी हम लोग देख लेते हैं, जहाँ की पूरी तरीके से ये ग्लेशियर से ढका हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। ओके, पूरा ये रीजन है हमारा, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ये ग्लेशियर वाले रीजन को प्रोटेक्ट कर सकें। साथ ही ग्लेशियराइज्ड एरिया ऑफ अगर इंडिया में देखें तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में छोटा शिगरी ग्लेशियर है। उसके बाद अगर हम लोग उत्तराखंड में देखें तो गंगोत्री है, कामेट एरिया है, नंदा देवी एरिया है। उसके बाद सिक्किम में आप जानते हो कंचनजंगा एरिया है, और उसके बाद लद्दाख में वन ऑफ द फेमस जो कि सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये सब हमारे ग्लेशियर वाले एरिया है जो कि नर्दर्न रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, ग्लेशियर और क्लाइमेट चेंज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लेशियर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग इसको मेंशन कर सकते हो, और नहीं तो अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप लोग एक पॉइंट इसे भी इंक्लूड कर सकते हो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये नोटिफाई किया गया है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, जो कि यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर ये 26 तक चलेगा। तो बायो एनर्जी कहने का क्या मतलब है? बायो एनर्जी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस जो कि ये कुछ ऑर्गेनिक मैटर से ही ये जनरेट हो सकता है, इसे हम लोग बायोमास कहते हैं, है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे जनरेट करना, गैस जनरेट करना, तो किसी ऑर्गेनिक मैटर से जो हम लोग जनरेट करते हैं उसको हम लोग बायो एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम की बात करें तो इसमें क्या है कि 3 सब स्कीम्स यहाँ पे सबस्यूम है। सबसे पहले वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम है, फिर बायोमास प्रोग्राम है, फिर यहाँ पे बायोगैस प्रोग्राम है। देखिए बायोमास कहने का मतलब है रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर, जो कि या तो प्लांट या तो एनिमल से ये निकल कर आता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल कहने का मतलब है कि ऐसी रिसोर्सेज जो कि ख़त्म नहीं होगी, ओके, बार बार ये जो है रीजनरेट होता है। तो बायोमास एक रॉ मटेरियल है जिससे कि बायोगैस हम लोग ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये सब जो है हेल्दी होता है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और मेजर कंपोनेंट क्या है बायोमास का? तो कार्बन है। बायोगैस अपने आप में एक रिन्यूएबल फ्यूल है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके, जैसे कि मान लीजिए कोई फूड स्क्रैप्स है, कोई एनिमल वेस्ट है वगैरह है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, और उसके बाद उससे हम लोग किसी तरीके से फ्यूल जनरेट करते हैं जो कि रिन्यूएबल होता है, ठीक है। बायोगैस जो है मोस्टली ये आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। सो बायोगैस और बायोमास ये समझ गए। बायोमास एक रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर है, और साथ ही साथ ये क्या होता है जिससे कि हम लोग बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी और गैस जनरेट करेंगे तो वो बायो एनर्जी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्कीम्स जिसको कि सबस्यूम किया गया है तो उसके बारे में ऑब्जेक्टिव, स्कोप और एडवांटेज बताया जा रहा है। सो दिस इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। ये समझिए कि बायो एनर्जी से रिलेटेड इशू क्या है। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, इनकंसिस्टेंट देखने को मिलता है हमारे बायो एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के नेचर में। अनसर्टिनिटीज़ देखने को मिलता है टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस में। ओके, फूड वर्सेस फ्यूल की बात होती है। जो फूड क्रॉप्स है जैसे कॉर्न है, शुगर है, वेजिटेबल ऑयल्स है, तो ये सब मोस्टली जो एनर्जी के फीड स्टॉक्स है उसमें यूज़ होता है। क्वालिटी रॉ मटेरियल की बात करें तो हाई मॉइस्चर कंटेंट हमें बायोमास में देखने को मिलता है, जिसके कारण बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, साथ ही बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ठीक है।
एरिया जो भी यहाँ पे कंसीडर्ड है जिसमें हम लोग देखते हैं कि डेडिकेटेड बायो एनर्जी क्रॉप है, तो ये भी ओवरलैप करता है प्रोटेक्टेड एरिया से। फिनेंशियल बैरियर भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट है गैसीफायर्स वगैरह का, इंजन जनरेटर वगैरह का। कंपटीशन की बात करें तो एनर्जी प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड सब्सिडीज़ जो इंडिया में है ना, वो यहाँ पे फेवर करता है फॉसिल फ्यूल जो बेस्ट एनर्जी सोर्सेज है, जैसे केरोसिन हो गया, एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है। तो यहाँ पे कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है कोई भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो कि इनके साथ कॉम्पीट करे। सो ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इशूज़ है। बट वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें सबसे पहले फोकस करना होगा एक रिगरस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जिसका एम होगा कि हम लोग यहाँ पे बायो एनर्जी प्रोडक्शन में कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिलायबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही ट्रेनिंग और स्किलिंग की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स और जो स्किल्ड पर्सनल है उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि वो बिल्ड और मेंटेन करें बायोमास पावर स्टेशन। साथ ही साथ कुछ नेसेसरी स्किल्स भी उन्हें देने की ज़रूरत है जिससे कि वो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को इंटीग्रेट कर सके। साथ ही हमें टैरिफ स्ट्रक्चर्स वगैरह को भी रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। फिड इन टैरिफ्स की बात करें तो ये एक सक्सेसफुल टूल है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर सिस्टम के प्रमोशन में। साथ ही एल्गी बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को भी हम लोग को यहाँ पे फोकस करना होगा। जो रिसर्च है मेनली ये फोकस करे कि कैसे कल्टीवेशन करना है एल्गी का और कैसे इसका प्रोडक्शन करना है। तो एल्गल जो बायोफ्यूल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाई यील्ड इसमें देखने को मिलेगा। मार्केट डेवलपमेंट हमें करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशंस भी होनी चाहिए क्योंकि हमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी करना है। और वो कैसे करेंगे, तो कुछ मेजर्स जिससे कि हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशंस को इंश्योर करें और जो बायो एनर्जी रिसोर्सेज है उसको डेवलप करें। फाइन। और इसी के साथ हम लोग देखिए कि अपने देश में बायो एनर्जी को यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो गोवर्धन स्कीम जो कि बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में था, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज है जिसको कि यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपोनेंट का ये पार्ट माना गया था अंडर स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें कि विलेजेस को यहाँ पे गांव-गांव को क्लीन किया गया क्योंकि काऊ डंग और गाय आप देखोगे कि बाहर रहते थे और इससे बहुत ज़्यादा जो है हमारा पोल्यूशन होता था, बहुत प्रॉब्लम्स भी होती थी। तो गांव को यहाँ पे साफ़ करने के लिए क्लीन जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है उसके तहत यहाँ पे गोबर धन लाया गया कि पहले हम लोग गोबर को एक वेस्ट मानते थे बट अब इससे धन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। साथ ही सतत है, इट मीन्स की सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम है। इसका एम है कि कॉम्प्रेस्ड यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट और इसको सेटअप करें और साथ ही साथ रीप्लान है, इट मीन्स कि रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर प्रोजेक्ट है। तो प्लास्टिक वेस्ट जो है इसको डीस्ट्रक्चर्ड और डिग्रेडेड डाइल्यूटेड इस तरीके से किया गया कि इसको हम लोग पेपर पल्प के साथ यूज़ कर सके वाइल मेकिंग यहाँ पे हैंडमेड पेपर। ओके, तो ये सारे यहाँ पे प्रोग्राम बताए जा रहे हैं। देखिए बायो एनर्जी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि इससे ग्रीन एनर्जी प्रमोट होगा, ठीक है। जो गार्बेज हम लोग लैंडफिल वगैरह में डंप करते हैं, कचरों को डंप करते हैं, तो अच्छा है कि कचरे से हम लोग एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस कर ले। साथ ही इससे एयर पॉल्यूशन घटेगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। साथ ही यहाँ पे ओवर रिलायंस जो है, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट है, उनका इस्तेमाल भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये भी कम हो पाएगा। साथ ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जिससे कि हम लोग यूनाइटेड नेशन का जो मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव कर सके, जैसे जीरो हंगर हो गया, क्लीन वाटर है, सैनिटेशन है। तो इन सब के फील्ड में ये सारे गोल्स को हम लोग बेटर तरीके से यहाँ पे अचीव कर पाएंगे बायो एनर्जी को, अगर हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करते ज़्यादा से ज़्यादा तो। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। बायो एनर्जी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बायोमास, बायोगैस, बायो एनर्जी इन पे हम लोग बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन पे। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा बायोमास के, बायो एनर्जी, बायोगैस के बारे में। बायो एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू कॉन्सेप्ट है, तो इससे रिलेटेड इश्यूज़ निकल कर आते ही हैं। सिग्निफिकेंस क्या है बायो एनर्जी का और वे फॉरवर्ड और सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन। अगर आप लोग को इसी तरीके से विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की डिस्कशन के साथ जुड़ना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।